कभी सोचा है कि जब हम स्विच ऑन करते हैं तो वो बिजली आखिर आती कहाँ से है? आज हम इसी सफर पर निकलने वाले हैं। समझेंगे कि वो कौन से स्रोत हैं जो हमारी पूरी दुनिया को रोशन करते हैं। जीएस एग्जाम एज में आप सबका स्वागत है। बस एक स्विच दबाया और पूरा कमरा रोशन हो जाता है। बिल्कुल किसी जादू की तरह, है ना? पर असल में इस छोटे से काम के पीछे एनर्जी बनाने और उसे हम तक पहुंचाने का एक बहुत ही बड़ा, एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम काम करता है। तो चलिए इस सिस्टम की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इतनी खास क्यों है? इसके पीछे ना 3 बड़ी वजह है। पहली, इसे कंट्रोल करना बहुत आसान है। दूसरी, जहां हम इसे इस्तेमाल करते हैं वहां ये एकदम क्लीन होती है, कोई प्रदूषण नहीं। और तीसरी, इसे बहुत दूर तक बिना ज्यादा नुकसान के भेजा जा सकता है और फिर किसी भी दूसरी एनर्जी में आसानी से बदला भी जा सकता है। और ये सब कुछ साइंस के एक बहुत ही बेसिक फंडामेंटल नियम पर टिका है कि एनर्जी को न तो बनाया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है। उसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। और बिजली बनाने का पूरा प्रोसेस बस इसी एक सिद्धांत पर काम करता है। तो आखिर ये बदलाव होता कैसे है? चलिए इसे समझने के लिए एक थर्मल पावर प्लांट का उदाहरण लेते हैं। सोचिए, कहानी शुरू होती है कोयले से, जिसके अंदर केमिकल एनर्जी बंद है। अब जैसे ही हम इस कोयले को जलाते हैं तो निकलती है हीट एनर्जी, यानी गर्मी। ये गर्मी पानी को भाप में बदल देती है और वो भाप बहुत तेजी से एक बड़े से टरबाइन को घुमाती है। इससे बन जाती है मैकेनिकल एनर्जी। और बस आखिरी स्टेप में एक जनरेटर इसी घूमने वाली मैकेनिकल एनर्जी को बदल देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, वही बिजली जो हमारे घरों तक पहुंचती है। अच्छा, तो इस पूरे प्रोसेस को शुरू करने के लिए जो कच्चा माल चाहिए वो हमें कहाँ से मिलता है? चलिए अब जरा प्रकृति के उस पावर पेंट्री में झांक कर देखते हैं जहां से ये सारी एनर्जी आती है। देखिए, हमारी धरती एनर्जी के स्रोतों से भरी पड़ी है। सबसे पहले तो सूरज है, जो हमारे धरती पर लगभग हर तरह की एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स है। फिर हमारे पास हवा की ताकत है, बहते हुए पानी की शक्ति है, और तो और जमीन के नीचे दबे खजाने भी हैं, जैसे कोयला और पेट्रोल। और इन सब के अलावा एक और जबरदस्त ताकत है, एटम की, यानी न्यूक्लियर एनर्जी। अब इन सारे स्रोतों को ठीक से समझने के लिए इन्हें हम 2 अलग-अलग तरीकों से देख सकते हैं, इन्हें कैटेगराइज कर सकते हैं। जो पहला तरीका है वो है इनके इस्तेमाल के इतिहास को देखकर, मतलब कौन से स्रोत पुराने हैं और कौन से नए। तो सबसे पहले बात करते हैं कन्वेंशनल सोर्सेज, यानी पारंपरिक स्रोतों की। ये वो तरीके हैं जो दशकों से, बल्कि सदियों से इस्तेमाल हो रहे हैं। सोचिए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को इन्हीं से ताकत मिली थी और आज भी हमारे पावर ग्रिड की रीढ़ की हड्डी यही है। अब इन दोनों में जो मेन फर्क है वो समझिए। पारंपरिक स्रोत जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये इस्तेमाल तो हो रहे हैं, लेकिन इनसे प्रदूषण बहुत होता है। दूसरी तरफ है नॉन कन्वेंशनल स्रोत जैसे सोलर और विंड एनर्जी। ये साफ सुथरे तो हैं, पर इन्हें शुरू करने में, यानी इनका प्लांट लगाने में खर्चा बहुत ज्यादा आता है। तो एक तरफ है पुरानी जानी पहचानी टेक्नोलॉजी और दूसरी तरफ है एक साफ सुथरा भविष्य। लेकिन आज के समय में जब हम क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो इन स्रोतों को देखने का एक और शायद इससे भी ज्यादा जरूरी नजरिया है। और वो जरूरी नजरिया है सस्टेनेबिलिटी का। मतलब ये देखना कि कौन से स्रोत एक दिन खत्म हो जाएंगे और कौन से हमेशा हमारे साथ रहेंगे। और सच पूछिए तो हमारे एनर्जी का भविष्य इसी एक सवाल पर टिका है। इस कैटेगरी में सबसे पहले आते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, यानी अविकरणीय स्रोत। इनको ना एक ऐसे बैंक अकाउंट की तरह समझिए जिसमें पैसे लिमिटेड हैं। एक बार खर्च कर दिए तो बस खत्म। इन सोर्सेज को बनने में लाखों साल लगे हैं, लेकिन हम उन्हें बहुत बहुत तेजी से खत्म करते जा रहे हैं। तो ये लिमिटेड फ्यूल कौन कौन से हैं? इसमें आते हैं कोयला, तेल, नेचुरल गैस और साथ ही न्यूक्लियर फ्यूल जैसे यूरेनियम। ये हमें बहुत पावर तो देते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इनका स्टॉक लिमिटेड है। एक न एक दिन ये खत्म हो ही जाएंगे। और फिर इसके ठीक उलट हैं रिन्यूएबल सोर्सेज, यानी नवीकरणीय स्रोत। ये उस जादुई बैंक अकाउंट की तरह हैं जो कभी खाली ही नहीं होता, अपने आप भरता रहता है। ये वो स्रोत हैं जो नेचर से जुड़े हैं और जो कभी खत्म नहीं होंगे। और यही है हमारे भविष्य की एनर्जी, सूरज की रोशनी, हवा की रफ्तार, बहता हुआ पानी, यहाँ तक कि धरती के अंदर की गर्मी भी।
एक सस्टेनेबल, एक टिकाऊ भविष्य की चाबी इन्हीं स्रोतों के पास है। तो अब तक हमने एनर्जी सोर्सेस को देखने के दो अलग-अलग नजरिए समझ लिए, एक इतिहास के हिसाब से और दूसरा भविष्य के हिसाब से। अब इन दोनों को साथ रखकर देखते हैं कि बात आखिर क्या है। तो हमारे पास दो चश्मे हैं, दो नजरिए। पहला नजरिया हमें हमारा अतीत दिखाता है, कन्वेंशनल बनाम नॉन कन्वेंशनल। लेकिन जो दूसरा और ज्यादा जरूरी नजरिया है वो हमारे भविष्य की तरफ देखता है, नॉन रिन्यूएबल यानी जो खत्म हो जाएगा, बनाम रिन्यूएबल जो हमेशा रहेगा। तो सबसे जरूरी बात यह है कि हमारे पास स्रोत तो कई हैं, लेकिन उन्हें देखने के दो बिल्कुल अलग तरीके हैं। एक तरीका जो अतीत से जुड़ा है और दूसरा जो हमारे भविष्य को तय करेगा। और नमस्कार, चलिए आज ये समझते हैं कि हमारे घरों में जो बिजली आती है वो आखिर बनती कैसे है। और इसके लिए हम चलेंगे एक थर्मल पावर प्लांट के अंदर और देखेंगे कि वहां असल में होता क्या है। कभी सोचा है कि ये कोयले का एक छोटा सा टुकड़ा कैसे पूरे के पूरे शहर को रोशन कर देता है? सवाल सुनने में बड़ा आसान लगता है ना? पर इसका जवाब बहुत ही दिलचस्प है। तो चलिए आज इसी सफर पर निकलते हैं, कोयले के एक टुकड़े से लेकर घर के बल्ब जलने तक। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। पावर प्लांट होता क्या है? इसे ना एक बहुत बड़ी फैक्ट्री की तरह समझिए, और इस फैक्ट्री का बस एक ही काम है, मैकेनिकल एनर्जी को, मतलब किसी चीज के घूमने की ताकत को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यानी कि बिजली में बदलना। अब देखिए, पावर प्लांट भी ना कई तरह के होते हैं। कुछ होते हैं जो पानी की ताकत से चलते हैं, जिन्हें हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक कहते हैं, कुछ सूरज की रोशनी से, कुछ हवा से। लेकिन आज हमारा फोकस एक खास तरह के प्लांट पर है, थर्मल पावर प्लांट। ये वो प्लांट हैं जो कोयला या गैस जैसे ईंधन को जलाकर उसकी गर्मी से बिजली पैदा करते हैं। तो चलिए अब सीधे चलते हैं इस थर्मल पावर प्लांट के अंदर। देखिए, इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम इसे 4 अलग-अलग हिस्सों में बांटकर देखें। हम इन्हें सर्किट कहेंगे, जो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये पूरा का पूरा प्लांट जो है वो इन्हीं 4 जुड़े हुए लूप्स या सर्किट के जरिए काम करता है। हम एक एक करके इन चारों सर्किट को देखेंगे और एनर्जी के फ्लो को फॉलो करेंगे, बिल्कुल शुरुआत से अंत तक। ठीक है, तो सबसे पहला सर्किट है कोयला और राख का, मतलब फ्यूल का सफर। कोयला प्लांट में आता कैसे है और जलने के बाद जो राख बचती है उसका क्या होता है? तो होता यह है कि कोयला सबसे पहले प्लांट में लाया जाता है, आमतौर पर ट्रेनों से। फिर उसे एक बहुत बड़ी चक्की में डालकर एकदम बारीक पाउडर बना दिया जाता है। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो अच्छी तरह और जल्दी जल सके। फिर इस पाउडर को एक बड़ी सी भट्टी, जिसे बॉयलर कहते हैं, उसमें जलाया जाता है, और जलने के बाद जो राख बच जाती है उसे इकट्ठा करके हटा दिया जाता है। सिंपल। चलिए अब आते हैं दूसरे सर्किट पर। यह है हवा और फ्लू गैस का सर्किट। देखिए, किसी भी चीज को जलाने के लिए हवा तो चाहिए, है ना? और जब कोयला जलता है तो धुआं भी निकलता है। तो ये सर्किट बस यही काम संभालता है, आग को हवा देना और धुएं को हैंडल करना। तो एक बहुत बड़ा पंखा जबरदस्त ताकत से हवा को बॉयलर के अंदर धकेलता है। अब जब कोयला जलता है तो जाहिर है बहुत गर्म धुआं या कहिए फ्लू गैस निकलती है। और यहीं पर इंजीनियरिंग का कमाल देखिए। इस गर्म धुएं को सीधे चिमनी से बाहर नहीं फेंक दिया जाता, नहीं, इसकी गर्मी का इस्तेमाल किया जाता है आने वाले पानी और हवा को पहले से ही थोड़ा गर्म करने के लिए। इससे क्या होता है, पूरे प्लांट की एफिशिएंसी, मतलब उसकी कार्यक्षमता बढ़ जाती है। ओके, तो अब हम आ गए हैं प्लांट के दिल में, सर्किट नंबर 3, पानी और भाप। यहीं पर असली खेल होता है। मतलब गर्मी की एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलने का जो मेन काम है वो यहीं होता है। ये जो पूरा सर्किट है ना, ये एक साइंटिफिक प्रिंसिपल पर काम करता है, जिसे रैंकिन साइकिल कहते हैं। अब ये सुनने में भले ही कॉम्प्लिकेटेड लगे, पर इसका आइडिया बहुत सिंपल है। पानी को गर्म करो, उससे हाई प्रेशर वाली भाप बनाओ और फिर उस भाप की ताकत से कोई चीज़ घुमाओ। तो होता यह है, बॉयलर के अंदर पानी को बहुत ज्यादा प्रेशर पर गर्म किया जाता है, जिससे वो जबरदस्त ताकत वाली भाप में बदल जाता है, बिल्कुल एक विशालकाय प्रेशर कुकर की तरह। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस भाप को फिर सुपर हीटर से गुजारा जाता है, जो इसे और भी ज्यादा गर्म और एकदम सूखा बना देता है। क्योंकि अगर भाप में जरा सी भी नमी रह गई तो वो तेजी से घूम रहे टरबाइन के ब्लेड्स को खराब कर सकती है। और फिर यही सुपर हॉट हाई प्रेशर भाप जाकर टरबाइन के ब्लेड से टकराती है और उन्हें घुमा देती है बहुत तेज रफ्तार से। बस यही वो घूमने की ताकत है जिससे आगे चलकर बिजली बनेगी। इसके बाद बची हुई भाप को ठंडा करके वापस पानी बना लिया जाता है और ये साइकिल फिर से शुरू हो जाती है। और अब आता है हमारा चौथा और आखिरी सर्किट,
कूलिंग वाटर लूप। इसका काम है उस भाप को वापस पानी में बदलना। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके बिना ये पूरा प्रोसेस लगातार चल ही नहीं सकता। तो सोचिए, कंडेंसर के अंदर बहुत सारी ठंडे पानी की पाइप्स होती हैं। जब टरबाइन से निकली हुई गर्म भाप इन ठंडी पाइपों के संपर्क में आती है तो वो अपनी गर्मी इस पानी को दे देती है और खुद वापस पानी बन जाती है। अब ये तो पानी गर्म हो गया है, इसे उन बड़े बड़े कूलिंग टावर्स में भेजा जाता है जिन्हें हम अक्सर देखते हैं। वहां ये पानी ठंडा होता है और फिर से इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाता है। तो ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि प्लांट के अंदर क्या क्या होता है, लेकिन एक पावर प्लांट बनाना सिर्फ मशीनें जोड़ने का काम नहीं है। एक बहुत बड़ा सवाल ये भी होता है कि इसे बनाया कहाँ जाए। सही जगह चुनना अपने आप में एक बहुत बड़ी पहेली है। तो इंजीनियरों को कई चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। पहली बात, प्लांट कोयले की खदान के पास हो तो अच्छा है ताकि कोयला लाने का खर्चा बचे। दूसरी और सबसे ज़रूरी बात, पानी का एक बहुत बड़ा सोर्स चाहिए, जैसे कोई नदी या झील, क्योंकि पानी के बिना तो ये प्लांट चल ही नहीं सकता। फिर भारी मशीनरी लाने ले जाने के लिए रेल या सड़क का कनेक्शन भी ज़रूरी है। और हाँ, कोशिश ये भी रहती है कि प्लांट शहर के ज़्यादा दूर ना हो ताकि बिजली को भेजने में ज़्यादा लॉस ना हो। इन सब चीज़ों के बीच सही बैलेंस बनाना सच में एक बड़ा चैलेंज है। चलिए, अब एक बहुत ही ज़रूरी और शायद थोड़े चौंकाने वाले सवाल पर आते हैं। इतनी सारी मशीनें, इतना बड़ा प्रोसेस, इसके बाद कोयले के अंदर की कुल एनर्जी में से कितनी एनर्जी असल में बिजली बन पाती है? मतलब अगर हम मान लें कि कोयले में 100% एनर्जी है, तो क्या लगता है उसमें से कितना हिस्सा बिजली में बदल पाता होगा? सोचिए ज़रा। जवाब शायद वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। सिर्फ लगभग 30%। जी हाँ, आपने सही सुना। कोयले की कुल एनर्जी का सिर्फ 1/3 हिस्सा ही हमें बिजली के रूप में मिल पाता है। तो सवाल उठता है कि बाकी की 70% एनर्जी गई कहाँ? ज्यादातर एनर्जी बर्बाद हो जाती है कंडेंसर में। याद है, जहां भाप को ठंडा करके वापस पानी बनाया जाता है। उस प्रोसेस में बहुत सारी गर्मी कूलिंग वाटर में चली जाती है और फिर हवा में। और ये कोई डिजाइन की खराबी नहीं है, ये फिजिक्स का एक बेसिक नियम है, थर्मोडायनामिक्स का नियम, जो कहता है कि आप गर्मी को 100% काम में नहीं बदल सकते। कुछ न कुछ एनर्जी लॉस होगा ही। ये जो चार्ट है, ये पूरी कहानी को एकदम साफ साफ दिखाता है। देखिए, अगर हम कोयले में 100 यूनिट एनर्जी के साथ शुरू करते हैं तो आखिर में हमें सिर्फ 30 यूनिट बिजली ही मिलती है। ये थर्मल पावर प्लांट्स की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ किया नहीं जा रहा। इंजीनियर्स लगातार इस एफिशिएंसी को बेहतर बनाने में लगे रहते हैं। जैसे हमने वो इकोनोमाइजर की बात की थी जो धुएं की बेकार गर्मी को इस्तेमाल करता है। उस एक चीज से ही बॉयलर की एफिशिएंसी 10 से 12% तक बढ़ जाती है। तो ऐसे छोटे छोटे सुधार भी बहुत बड़ा फर्क लाते हैं। तो चलिए फटाफट सब कुछ समेटते हैं। एक थर्मल पावर प्लांट 4 मेन सर्किट पर काम करता है: कोयला और राख, हवा और धुआं, पानी और भाप, और चौथा कूलिंग का सर्किट। असली काम भाप करती है जो टरबाइन को घुमाती है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया की जो सबसे बड़ी सच्चाई है वो है इसकी एफिशिएंसी, जो कंडेंसर में होने वाले हीट लॉस की वजह से सिर्फ 30% के आसपास ही होती है। और ये जानकारी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। अगर बिजली बनाने का हमारा सबसे आम तरीका ही फिजिक्स के नियमों की वजह से 70% एनर्जी बर्बाद कर देता है, तो पावर जनरेशन का भविष्य क्या है? हमें किन नई और बेहतर टेक्नोलॉजी की तरफ देखना चाहिए? ये एक ऐसा नमस्कार। कभी सोचा है कि एक बहती हुई नदी में भला इतनी ताकत कहाँ से आती है कि वो पूरे के पूरे शहर को रोशन कर दे? आज हम इसी के पीछे का विज्ञान समझेंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की, यानी पनबिजली की। ये साफ ऊर्जा का एक सबसे पुराना और कह सकते हैं सबसे शक्तिशाली स्रोत है। सवाल तो है ना, कि पानी के गिरने जैसी एक मामूली सी लगने वाली चीज से इतनी बिजली कैसे बन जाती है? तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। देखते हैं कि कैसे एक नदी की जो नेचुरल पावर है उसे हमारे घरों और दफ्तरों तक पहुंचने वाली बिजली में बदला जाता है। तो ठीक है, चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, ये जो पूरी प्रक्रिया है ना, ये असल में एनर्जी कन्वर्जन, मतलब ऊर्जा को एक रूप से दूसरे में बदलने के एक बहुत ही बेसिक सिद्धांत पर काम करती है। इसमें कोई जादू नहीं है, ये प्योर सिंपल फिजिक्स है। असल में पूरी प्रक्रिया का सार इसी में छिपा है। देखिए, होता क्या है, सबसे पहले जो बांध के पीछे पानी जमा है उसमें होती है पोटेंशियल एनर्जी, यानी स्थितिज ऊर्जा। फिर
जब ये पानी तेजी से नीचे की तरफ बहता है तो वही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। अब ये तेजी से बहता हुआ पानी टरबाइन को घुमाता है तो बन गई मैकेनिकल एनर्जी, और बस आखिर में जनरेटर इसी घूमने वाली मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब बिजली में बदल देता है ना कमाल की बात। अच्छा, तो सवाल ये है कि कोई प्लांट कितनी बिजली बना सकता है? ये ना 3 चीजों पर निर्भर करता है। पहली, पानी कितनी ऊंचाई से गिर रहा है, जिसे हम हेड कहते हैं। दूसरी, कितना पानी बह रहा है, मतलब उसका फ्लो। और तीसरी, जो मशीनें लगी हैं वो कितनी एफिशिएंट है। तो मतलब सीधा सा हिसाब है, जितनी ज्यादा ऊंचाई और जितना ज्यादा पानी उतनी ही ज्यादा बिजली। चलिए अब उन बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स को देखते हैं जिनकी वजह से ये सब मुमकिन हो पाता है। और यकीन मानिए, ये सिर्फ कंक्रीट की दीवारें नहीं हैं, ये बहुत ही बारीकी से डिजाइन की गई बहुत बड़ी बड़ी मशीनें हैं। देखिए, बांध का काम दोहरा है। एक तो ये पानी को जमा करता है ताकि पूरे साल बिजली बन सके, और दूसरा ये पानी को एक ऊंचाई पर रोककर उसमें पोटेंशियल एनर्जी भर देता है। इसी ऊंचाई को हम टेक्निकल भाषा में हेड कहते हैं। स्पिलवे को आप बांध का एक सेफ्टी वाल्व समझ सकते हैं। जब कभी रिजर्वोयर में पानी बहुत ज्यादा भर जाता है, खास तौर पर बाढ़ के टाइम पर, तो यही स्पिलवे एक्स्ट्रा पानी को सेफ तरीके से बाहर निकाल देता है। इससे बांध पर कोई खतरा नहीं आता। अच्छा, एक सवाल और, पानी के साथ जो लकड़ी कूड़ा कचरा बहकर आता है उसका क्या? बस यहीं पर काम आता है ट्रैश रैक। ये एक तरह की बड़ी सी जाली या स्क्रीन होती है जो मलबे को टरबाइन तक जाने से रोकती है। समझे, ये एक गेट कीपर की तरह है जो सिर्फ पानी को ही अंदर आने की इजाजत देता है। तो एक बार जब पानी ट्रैश रैक से छनकर साफ हो गया तो वो जाता है पेनस्टॉक में। पेनस्टॉक एक बहुत बड़ा मजबूत पाइप होता है जो हाई प्रेशर वाली पानी को ऊपर रेजर्वॉयर से सीधा नीचे टरबाइन तक ले जाता है। आप इसे पावर प्लांट की मेन आर्टरी यानी मुख्य धमनी भी कह सकते हैं। अब सोचिए, अगर टरबाइन के गेट अचानक बंद कर दिए जाएं तो क्या होगा? पेनस्टॉक में बहते पानी का प्रेशर अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसे कहते हैं वाटर हैमर, और ये इतना खतरनाक होता है कि पाइप को फाड़ भी सकता है। यहीं पे काम आता है सर्ज टैंक। ये एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह इस एक्स्ट्रा प्रेशर को सोख लेता है और पूरे सिस्टम को सेफ रखता है। तो पानी ने अपना ऊपर से नीचे तक का सफर पूरा कर लिया है और अब हम पहुंच गए हैं ऑपरेशन के बिल्कुल सेंटर में, पावर हाउस। जी हाँ, यही वो जगह है जहां असली काम होता है, जहां पानी की ताकत को बिजली में बदला जाता है। तो पावर हाउस के अंदर क्या हो रहा है? पेनस्टॉक से जो तेज रफ्तार पानी आ रहा है ना, वो पूरी ताकत से टरबाइन के ब्लेड से टकराता है। जरा कल्पना कीजिए, एक बहुत बड़ा पहिया है जिस पर खास तरह के ब्लेड्स लगे हैं। पानी का ये जोरदार फोर्स इन ब्लेड्स को बहुत तेजी से घुमाता है और बस यहीं पर पानी की काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में बदल जाती है। ये पूरी प्रक्रिया का समझ लीजिए सबसे क्रूशियल स्टेप है। अच्छा, टरबाइन को घुमाने के बाद भी पानी का काम खत्म नहीं होता। इसके बाद पानी एक ड्राफ्ट ट्यूब से होकर गुजरता है। ये एक बहुत ही क्लेवर इंजीनियरिंग का नमूना है। ये बाहर निकलते हुए पानी की स्पीड को धीरे धीरे कम करता है और इस प्रोसेस में बची खुची एनर्जी को भी रिकवर कर लेता है। इससे क्या होता है? इससे प्लांट की ओवरऑल एफिशिएंसी काफी बढ़ जाती है। अब एक सवाल मन में आ सकता है, क्या हर बांध में एक ही जैसा टरबाइन लगता है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। बेस्ट एफिशिएंसी के लिए टरबाइन का चुनाव इस बात पर होता है कि पानी कितनी ऊंचाई से आ रहा है और उसका फ्लो कितना है। जैसा कि इस टेबल में हम देख सकते हैं, हर सिचुएशन के लिए एक अलग टरबाइन है। जब पानी बहुत ज्यादा ऊंचाई से गिरता है, मान लीजिए 300 मीटर से भी ज्यादा, तो वहां इस्तेमाल होता है पेल्टन व्हील। ये एक इम्पल्स टरबाइन है, मतलब पानी की तेज धार इसके ब्लेड से टकराती है और उसे घुमाती है। मीडियम हेड के लिए फ्रांसिस टरबाइन सबसे कॉमन है, और जहां पानी की ऊंचाई कम होती है, 30 मीटर से भी कम, वहां काम आता है कैप्लान टरबाइन। फ्रांसिस और कैप्लान ये दोनों रिएक्शन टरबाइन हैं, जो प्रेशर और फ्लो दोनों का इस्तेमाल करते हैं। तो बात साफ है, सही काम के लिए सही औजार। तो हमने ये तो समझ लिया कि ये सिस्टम काम कैसे करता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये हमेशा बेस्ट ऑप्शन है? तो चलिए अब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के फायदे और नुकसान दोनों पर एक नजर डालते हैं। चलिए एक एक करके फायदे और नुकसान देखते हैं। सबसे बड़ा फायदा, पानी मुफ्त है तो फ्यूल का कोई खर्चा नहीं।
ये एनर्जी एकदम क्लीन है, कोई धुआं नहीं, कोई पोल्यूशन नहीं, और एक और बड़ी बात, जरूरत पड़ने पर इन्हें मिनटों में स्टार्ट किया जा सकता है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। इनको बनाने का शुरुआती खर्चा यानी कैपिटल कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है। इन्हें बनने में सालों लग जाते हैं और आप इन्हें हर जगह नहीं बना सकते। इसके लिए सही ज्योग्राफिकल लोकेशन होना बहुत जरूरी है। लेकिन हाँ, जब बात ऑपरेशन की आती है तो हाइड्रो पावर का कोई जवाब नहीं। एक बार बांध बन गया तो इसे चलाने का खर्चा मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट किसी भी दूसरे पावर प्लांट से कम होता है। और जैसा मैंने कहा, ये मिनटों में चालू हो जाता है। इसलिए जब बिजली की डिमांड अचानक बढ़ जाती है, जिसे हम पीक लोड कहते हैं, तो उसे संभालने के लिए ये बेस्ट है। और एक चीज जो वाकई में इम्प्रेसिव है वो है इसकी एफिशिएंसी। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट पानी की पोटेंशियल एनर्जी का लगभग 85 से 90% हिस्सा बिजली में बदल देते हैं। अब अगर इसकी तुलना आप किसी थर्मल प्लांट से करें तो ये बहुत बहुत ज्यादा है। ये जो लाइन है ना, ये हाइड्रो पावर की पूरी इकोनॉमिक्स को एक लाइन में बता देती है। सबसे कम परिचालन लागत लेकिन सबसे ज्यादा शुरुआती लागत। मतलब बनाने में खर्चा बहुत है, लेकिन एक बार बन गया तो फिर दशकों तक बहुत कम खर्चे पर भरोसेमंद और साफ बिजली मिलती रहती है। तो आखिर में हम एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। आज जब हम सब क्लीन एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो क्या नए बांध बनाने का जो भारी भरकम शुरुआती खर्चा है और जो इसका पर्यावरण पर असर पड़ता है, क्या वो इसके लंबे समय तक मिलने वाले फायदों के लिए एक सही कीमत है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें ढूंढना होगा। इस जरूरी सवाल पर सोचिएगा जरूर। हमारे साथ जुड़ने के लिए नमस्कार। कभी सोचा है कि एक बहुत छोटी सी चीज से इतनी ज्यादा एनर्जी, इतनी ज्यादा ऊर्जा कैसे बन सकती है? आज हम यही समझने वाले हैं, परमाणु ऊर्जा के इस पूरे कॉन्सेप्ट को बिल्कुल आसान भाषा में। तो चलिए इस पावरफुल टेक्नोलॉजी की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखिए, ये जो 1 किलो का टुकड़ा है ना, ये सिर्फ 1 किलो न्यूक्लियर फ्यूल है, लेकिन इसमें इतनी एनर्जी छुपी है कि उसका अंदाजा लगाना भी वाकई मुश्किल है। इसको ऐसे समझते हैं, सिर्फ 1 किलो यूरेनियम, इसमें उतनी ही एनर्जी है जितनी 2500 टन वो भी हाई ग्रेड कोयले में होती है। यही है इसकी इनक्रेडिबल एनर्जी डेंसिटी, जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को इतना जबरदस्त और कह सकते हैं आकर्षक बनाती है। आज हम देखेंगे कि परमाणु की शक्ति क्या है, एक न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर क्या होता है, ये चेन रिएक्शन आखिर कंट्रोल कैसे होती है, कैसे इससे बिजली बनती है, और हाँ, आखिर में इसके फायदे और नुकसान दोनों पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से, उस साइंस से जिस पर ये पूरी टेक्नोलॉजी टिकी हुई है। तो सारी कहानी शुरू होती है न्यूक्लियर फिजन से। होता यह है कि जब एक न्यूट्रॉन यूरेनियम जैसे किसी भारी एटम के सेंटर से टकराता है ना, तो वो एटम 2 टुकड़ों में टूट जाता है। और इस टूटने की प्रोसेस में जबरदस्त गर्मी निकलती है, और साथ में निकलते हैं कुछ और न्यूट्रॉन्स जो जाकर दूसरे एटम्स को तोड़ते हैं। और बस यही है वो चेन रिएक्शन जिससे सारी की सारी एनर्जी पैदा होती है। अच्छा, तो इस जबरदस्त एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए जो मशीन है उसे कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर। तो चलिए एक टूर लेते हैं इसके अंदर का, देखते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले तो फ्यूल यानी ईंधन। आमतौर पर यूरेनियम 235 यूज होता है, पर प्लूटोनियम 239 भी एक ऑप्शन है। और हाँ, भारत के लिए थोरियम 232 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे देश में इसके बहुत बड़े रिजर्व्स हैं। अगला कंपोनेंट है मॉडरेटर। देखिए, जब फिशन से न्यूट्रॉन निकलते हैं ना, तो उनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। मॉडरेटर का काम, जैसे ग्रेफाइट या हैवी वाटर, इन तेज न्यूट्रॉन्स को धीमा करना है, ताकि वो जाकर दूसरे एटम से टकरा सकें और चेन रिएक्शन चलती रहे। इसके बिना तो रिएक्शन होगा ही नहीं। पर सबसे बड़ा सवाल, इस रिएक्शन को कंट्रोल कैसे करें? भाई, इसे काबू में भी तो रखना है। यहीं पर आती हैं कंट्रोल रॉड्स। ये कैडमियम या बोरॉन की बनी होती हैं, और इनका काम है एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स को सोख लेना, एब्जॉर्ब कर लेना। इन्हें रिएक्टर में अंदर बाहर करके ही एनर्जी के आउटपुट को कंट्रोल किया जाता है, और अगर जरूरत पड़े तो रिएक्शन को पूरी तरह बंद भी किया जा सकता है। ये एक तरह से ब्रेक का काम करती हैं। अब इतनी सारी गर्मी जो पैदा हो रही है, उसे रिएक्टर के कोर से बाहर भी तो निकालना है। ये काम करता है कूलेंट। लिक्विड सोडियम या कार्बन डाइऑक्साइड जैसी चीजें इस गर्मी को कोर से बाहर ले जाती हैं। और सबसे जरूरी, सेफ्टी। इसके लिए होती है शील्डिंग। रिएक्टर के चारों तरफ कंक्रीट की बहुत मोटी मोटी दीवारें होती हैं, ताकि अंदर काम करने वाले लोग खतरनाक रेडिएशन से, जैसे गामा और न्यूट्रॉन रेज, इनसे पूरी तरह से सेफ रहें। अब एक बहुत ही जरूरी बात समझते हैं
कि एक कंट्रोल्ड और एक अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन में आखिर फर्क क्या है। सवाल तो यही है कि प्रोसेस तो एक ही है जिससे बिजली भी बनती है और एटम बॉम्ब भी, तो फिर एक पावर प्लांट एक बॉम्ब में क्यों नहीं बदल जाता? इसका जवाब छिपा है दो चीजों में, मॉडरेटर और कंट्रोल रॉड्स। याद है, मॉडरेटर न्यूट्रॉन्स को धीमा करता है ताकि रिएक्शन चलता रहे, और कंट्रोल रॉड्स वो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स को सोखकर रिएक्शन को काबू में रखती हैं। पावर प्लांट में ये दोनों मिलकर एक कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन चलाते हैं, जबकि एटम बॉम्ब में रिएक्शन पूरी तरह से अनकंट्रोल्ड होता है और नतीजा होता है एक धमाका। ठीक है, तो रिएक्टर से गर्मी तो निकाल ली, अब अगला स्टेप है इस गर्मी को बिजली में बदलना, वो बिजली जो हमारे घरों तक पहुंचती है। ये पूरा एनर्जी कन्वर्जन 4 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले न्यूक्लियर एनर्जी हीट एनर्जी में बदलती है। फिर इस गर्मी से पानी को गर्म करके भाप बनाया जाता है। ये भाप एक टरबाइन को घुमाती है, तो हीट एनर्जी बन गई मैकेनिकल एनर्जी। और आखिर में ये घूमती हुई टरबाइन एक जनरेटर को चलाती है, जो इस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी बिजली में बदल देता है। वैसे न्यूक्लियर रिएक्टर्स भी सिर्फ एक तरह के नहीं होते। चलिए जरा इनके डिजाइन्स और इनको बनाने के लिए सही जगह कैसे चुनी जाती है, इस पर एक नजर डालते हैं। दुनिया भर में कई तरह के रिएक्टर डिजाइन्स यूज होते हैं, जैसे PWR यानी प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर जो सबसे कॉमन है। एक है कैंडू रिएक्टर जिसमें हेवी वाटर यूज होता है, और ये भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम का बहुत जरूरी हिस्सा है। हर डिजाइन के अपने फायदे और अपने चैलेंज हैं। और हाँ, एक न्यूक्लियर पावर प्लांट ये कहीं भी नहीं बनाया जा सकता। इसके लिए जगह बहुत सोच समझ कर चुनी जाती है। इसे आबादी से दूर होना चाहिए। कूलिंग के लिए पास में कोई बड़ा पानी का सोर्स जैसे नदी या समुद्र होना चाहिए, और सबसे जरूरी वो एरिया भूकंप के लिहाज से एकदम स्टेबल होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं इस टेक्नोलॉजी से जुड़े सबसे बड़े सवाल की, यानी इसके फायदे और नुकसान, जहां इसके जबरदस्त बेनिफिट्स को इसके सीरियस रिस्क्स के सामने तौलना पड़ता है। अगर फायदों की बात करें तो सबसे पहले है इसकी कमाल की एनर्जी डेंसिटी, बहुत कम फ्यूल में बहुत ज्यादा बिजली। दूसरा, इसके लिए सोलर या विंड पावर की तरह बहुत बड़ी जमीन नहीं चाहिए। और शायद सबसे बड़ा फायदा, ये बिजली बनाते वक्त जीरो कार्बन एमिशन करता है, कोई ग्रीन हाउस गैस नहीं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। जो यूज हो चुका फ्यूल है यानी न्यूक्लियर वेस्ट, उसे हजारों सालों तक सेफ रखना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर एक्सीडेंट्स का खतरा, चेर्नोबिल और फुकुशिमा जैसी घटनाओं का डर हमेशा बना रहता है, जिसके नतीजे बहुत भयानक हो सकते हैं। और आखिर में एक न्यूक्लियर प्लांट को बनाने में पैसा और वक्त दोनों ही बहुत ज्यादा लगते हैं। तो आखिर में सवाल यही है, एक तरफ ये एनर्जी का एक जबरदस्त सोर्स है, तो दूसरी तरफ एक ऐसा खतरा जिससे निपटना आसान नहीं। हमारी दुनिया को एनर्जी की जरूरत तो लगातार बढ़ रही है। ऐसे में हमारे फ्यूचर एनर्जी मिक्स में इसकी जगह क्या होनी चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा। नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि ये जो हवा हमारे आसपास बहती है, जो दिखती भी नहीं, वो बिजली कैसे बना देती है? हैं? सुनने में थोड़ा जादुई लगता है ना? पर इसके पीछे है प्योर साइंस। तो चलिए आज इसी सफर को समझते हैं, हवा से वॉट तक। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले विंड पावर की बेसिक बातें समझेंगे, फिर देखेंगे कि इसके पीछे साइंस क्या है, टरबाइन के अंदर भी झांकेंगे, और हाँ, टरबाइन के अलग अलग टाइप्स की भी बात करेंगे। इसके बाद देखेंगे कि भारत में विंड पावर का क्या सीन है, और आखिर में इसके फायदे और नुकसान पर भी एक नजर डालेंगे। ठीक है, तो शुरू करें। सबसे पहले जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं, मतलब कि विंड पावर आखिर है क्या? सवाल तो बहुत सीधा सा है ना, कि आखिर ये चलती हुई हवा में इतनी ताकत आती कहां से है कि वो हमारे घरों को रोशन कर दे। देखिए, इसका पूरा राज छिपा है एनर्जी के एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलने में। तो देखिए होता क्या है, एक विंड पावर प्लांट, जिसे हम विंड फार्म भी कहते हैं, वो बहती हुई हवा की एनर्जी को पकड़ता है। अब चलती हुई किसी भी चीज में जो एनर्जी होती है उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो विंड टर्बाइन सबसे पहले इस काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है, मतलब ब्लेड्स को घुमाने वाली ताकत में, और फिर इसी घूमने वाली ताकत से बनती है बिजली यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये एक तरह का 2 स्टेप प्रोसेस है। अच्छा, अब अगला सवाल, ये टरबाइन घूमता कैसे है? क्या सिर्फ हवा के जोर से धक्का लगता है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प साइंस है। चलिए स्पिन के इस साइंस को समझते हैं।
इसका पूरा सीक्रेट छिपा है एरोडायनामिक लिफ्ट नाम के एक प्रिंसिपल में। इसे ऐसे समझिए जैसे हवाई जहाज का पंख उसे हवा में ऊपर उठाता है ना, ठीक वही प्रिंसिपल यहाँ काम करता है। टरबाइन के जो ब्लेड्स होते हैं उनका शेप बहुत खास होता है। जब हवा ब्लेड के एक तरफ से तेजी से और दूसरी तरफ से धीरे निकलती है तो एक प्रेशर का डिफरेंस बनता है, और बस यही प्रेशर का अंतर ब्लेड को घुमा देता है। अब थोड़ा सा टेक्निकल होते हैं, पर घबराइए नहीं, ये बहुत मज़ेदार है। ये फॉर्मूला हमें बताता है कि हवा में असल में कितनी पावर है। इसमें P का मतलब है पावर, रो है हवा की डेंसिटी मतलब हवा कितनी घनी है, और A है वो एरिया जो ब्लेड्स घूमते हुए कवर करते हैं। लेकिन इन सब में जो असली हीरो है वो है V, यानी हवा की स्पीड। और इस V के ऊपर ये छोटा सा 3 देख रहे हैं, यही है गेम चेंजर। इसका मतलब है कि पावर जो है वो हवा की स्पीड के क्यूब के बराबर है। सीधे शब्दों में कहें तो हवा की स्पीड में जरा सा भी बदलाव आएगा ना, तो पावर जनरेशन में जमीन आसमान का फर्क आ जाएगा। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। अगर हवा की स्पीड डबल हो जाए, मान लीजिए 2 गुनी हो गई, तो पावर आउटपुट कितना बढ़ेगा? 4 गुना? नहीं, 8 गुना। जी हाँ, 8 गुना, क्योंकि 2 का क्यूब होता है 8। और यही वजह है कि तेज हवा वाली जगहें विंड फार्म्स के लिए सोने की खान जैसी होती हैं। तो थ्योरी तो समझ आ गई, अब जरा मशीन के अंदर झांक कर देखते हैं। आखिर एक विंड टरबाइन के अंदर ऐसा क्या-क्या होता है जो उसे चलाता है। चलिए इसकी पूरी एनाटॉमी को समझते हैं। वो जो टावर के ऊपर एक बड़ा सा डब्बा दिखता है ना, उसे नैसल कहते हैं। और सच कहूं तो सारा असली काम इसी के अंदर होता है। इसमें आपको रोटर और ब्लेड्स मिलेंगे, पिच मैकेनिज्म, एक गियर बॉक्स, जनरेटर और हवा की स्पीड और डायरेक्शन नापने के लिए सेंसर्स भी। साथ ही यॉ मैकेनिज्म भी इसी का हिस्सा है। अब देखिए गियर बॉक्स का कमाल। टरबाइन की जो बड़ी बड़ी पंखुड़ियां होती हैं वो असल में काफी धीरे घूमती हैं। सोचिए 1 मिनट में बस 15 से 30 बार। लेकिन बिजली बनाने के लिए जो जनरेटर लगा है उसे चाहिए बहुत हाई स्पीड, करीब 1000 से 1800 आरपीएम तक। तो ये गियरबॉक्स ही है जो इस धीमी रोटेशन को तूफानी रफ्तार में बदल देता है। और टरबाइन खुद को कंट्रोल भी करता है बड़े स्मार्ट तरीके से। इसमें 2 मेन सिस्टम हैं। एक है पिच मैकेनिज्म, जो हवा बहुत तेज होने पर ब्लेड्स का एंगल थोड़ा बदल देता है ताकि स्पीड कंट्रोल में रहे। और दूसरा है यॉ मैकेनिज्म, ये पूरे के पूरे नेसल को ही घुमा देता है ताकि टरबाइन का मुंह हमेशा हवा की तरफ रहे। अच्छा, जब भी हम विंड टरबाइन के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में वही 3 पंखुड़ियों वाली एक ही तस्वीर आती है ना? पर असल में ये 2 तरह के होते हैं। चलिए इन दोनों के बीच का फर्क समझते हैं। ये टेबल देखिए, इससे सारी कहानी साफ हो जाएगी। एक तरफ है हॉरिजॉन्टल एक्सिस टरबाइन या HAWTS। ये वही हैं जो हम सबने देखे हैं। ये बहुत एफिशिएंट होते हैं, लेकिन इनका मुंह हमेशा हवा की तरफ रखना पड़ता है। दूसरी तरफ है वर्टिकल एक्सिस टरबाइन यानी VAWTS। ये किसी भी डायरेक्शन से आ रही हवा पर काम कर सकते हैं और इनका मेंटेनेंस भी आसान है। हाँ, ये थोड़े कम एफिशिएंट होते हैं, पर सोचिए शहरों जैसी जगहों के लिए ये कितने काम के हो सकते हैं जहां हवा हर तरफ से आती है। तो हमने थ्योरी और टेक्नोलॉजी तो समझ ली। अब जरा जमीन पर उतरते हैं और देखते हैं कि असल में विंड पावर काम कैसे करती है और खास तौर पर भारत में इसकी क्या स्थिति है। देखिए, हर टरबाइन 3 जरूरी स्पीड पे काम करता है। पहली है कट इन स्पीड। ये वो मिनिमम स्पीड है जब टरबाइन घूमना और बिजली बनाना शुरू करता है। फिर आती है रेटेड स्पीड। इस पर टरबाइन अपनी फुल कैपेसिटी पर पावर जनरेट करता है। और आखिर में है कट आउट स्पीड। जब हवा तूफानी हो जाती है तो टरबाइन खुद को बचाने के लिए बंद हो जाता है। सेफ्टी फर्स्ट है ना? तो पूरी दुनिया के मुकाबले में भारत कहाँ है? आपको जानकर अच्छा लगेगा कि इंस्टॉल्ड विंड पावर कैपेसिटी के मामले में भारत दुनिया में 4थे नंबर पर आता है। ये वाकई में एक बड़ी बात है और दिखाता है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर कितने सीरियस हैं। और अगर भारत के अंदर की बात करें तो तमिलनाडु का मुक्पंडल विंड फार्म देश का सबसे बड़ा ऑनशोर विंड फार्म है। दूसरे नंबर पर आता है राजस्थान का जैसलमेर विंड पार्क। कुल मिलाकर देखें तो तमिलनाडु, गुजरात और राजस्थान, ये 3 राज्य विंड पावर प्रोडक्शन में सबसे आगे हैं। तो हमने पूरा प्रोसेस तो समझ लिया। अब आते हैं आखिरी सवाल पर, क्या विंड पावर सच में प्रैक्टिकल है? चलिए एक बार इसके नफे नुकसान दोनों को तोल कर देखते हैं। फायदे तो एकदम साफ हैं। एक बार लग गया तो ईंधन का कोई खर्चा नहीं, कोई प्रदूषण नहीं, जमीन भी बहुत कम इस्तेमाल होती है। और अच्छी बात यह है कि इन्हें लगाने का खर्चा भी लगातार कम हो रहा है। पर सिक्के का दूसरा पहलू भी है, जैसे बिजली तभी बनेगी जब हवा चलेगी। इनसे थोड़ा शोर भी होता है और कभी-कभी पक्षियों के लिए खतरा भी बन सकते हैं।
लेकिन इन मुश्किलों से निपटने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जैसे बड़ी बड़ी बैटरीज में एनर्जी स्टोर करना और ज्यादा सेफ टरबाइन बनाना। तो आखिर में सवाल यही है, इन सारे फायदे और नुकसानों को सामने रखकर हमारे एनर्जी के भविष्य में विंड पावर का रोल क्या होना चाहिए? ये एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब टेक्नोलॉजी, हमारे पर्यावरण और हमारी बढ़ती हुई ऊर्जा की जरूरतों के बीच एक सही बैलेंस ढूंढने में ही छिपा है। सूरज, हमारे सोलर सिस्टम का पावर हाउस, ऊर्जा का ऐसा सोर्स जो कभी खत्म नहीं होता। पर कभी सोचा है कि इस तारे की रोशनी को हम अपने घरों के बल्ब जलाने वाली बिजली में कैसे बदल देते हैं? सुनने में तो ये किसी जादू जैसा लगता है ना? लेकिन इसके पीछे है कमाल का विज्ञान। तो चलिए आज इसी जादू के पीछे के विज्ञान को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर हम सूरज की रोशनी को बिजली में बदलते कैसे हैं? वो बिजली जो हमारे फोन को चार्ज करती है, हमारे टीवी को चलाती है। इस सवाल का जवाब दरअसल दो अलग अलग रास्तों में छिपा है। सोलर एनर्जी को हासिल करने के दो मेन तरीके हैं। हाँ, तो इसे ऐसे समझिए कि सूरज की एनर्जी को इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं। एक है सीधा साधा डायरेक्ट रास्ता, इसमें रोशनी सीधे सीधे बिजली बन जाती है। और दूसरा रास्ता थोड़ा घुमावदार है, मतलब इनडायरेक्ट। इसमें पहले रोशनी से गर्मी पैदा की जाती है और फिर उस गर्मी से बिजली बनती है। चलिए सबसे पहले इस सीधे रास्ते को ही एक्सप्लोर करते हैं। ये जो सीधा रास्ता है ना, इसी को हम सोलर फोटोवोल्टेइक या शॉर्ट में पीवी कहते हैं। ये सबसे कॉमन सोलर टेक्नोलॉजी है जो हमें छतों पर लगी हुई दिखती है और इसका काम करने का तरीका बड़ा सीधा है। रोशनी के छोटे छोटे कण, जिन्हें हम फोटॉन कहते हैं, उन्हें सीधे बिजली के कणों यानी इलेक्ट्रॉन्स में बदल देना। अब ये सब मुमकिन होता है एक बहुत ही दिलचस्प साइंटिफिक प्रिंसिपल की वजह से, जिसे कहते हैं फोटोवोल्टाइक इफेक्ट। होता क्या है कि जब सूरज की रोशनी यानी फोटॉन्स सिलिकॉन जैसे किसी खास मटेरियल पर पड़ती है, तो वो वहां मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को अपनी जगह से, कह सकते हैं, धक्का मारकर हटा देती है। और बस इन्हीं भागे हुए इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है, वही तो है इलेक्ट्रिक करंट यानी हमारी बिजली। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? ये कैसे छोटी छोटी यूनिट से मिलकर एक विशाल सिस्टम बनता है। देखिए, सबसे छोटी यूनिट होती है एक सोलर सेल। इसे एक अकेला सिपाही समझिए, जो बहुत थोड़ी, करीब आधा वोल्ट बिजली पैदा करता है। अब जब ऐसे बहुत सारे सिपाही यानी सेल्स एक साथ एक पैनल में जुड़ जाते हैं, तो ये बन जाती है एक टीम, जिसे हम सोलर मॉड्यूल कहते हैं। और फिर जब ऐसे हजारों मॉड्यूल एक साथ जुड़ जाते हैं, तो बन जाती है एक पूरी आर्मी, एक सोलर एरे, जो पूरे के पूरे शहर को बिजली दे सकती है। लेकिन एक पूरा सोलर पावर सिस्टम सिर्फ पैनलों से नहीं बनता, इसके और भी जरूरी हिस्से हैं। सबसे पहले तो जाहिर है सोलर पैनल्स हैं जो रोशनी पकड़ते हैं। फिर आता है इन्वर्टर, इसे आप सिस्टम का दिमाग या ट्रांसलेटर कह सकते हैं। ये पैनल से आने वाली डीसी बिजली को एसी बिजली में बदलता है, जिसे हम अपने घरों में इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आते हैं माउंटिंग स्ट्रक्चर्स, जो इन पैनल्स को सही एंगल पर टिकाए रखते हैं। और बड़े बड़े प्लांट्स में तो ट्रैकिंग सिस्टम्स भी लगे होते हैं, जो बिल्कुल सूरजमुखी के फूल की तरह सूरज के साथ साथ घूमते रहते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा धूप मिल सके। तो ये तो हुआ सीधा रास्ता। चलिए अब वापस चलते हैं और उस दूसरे घुमावदार रास्ते को देखते हैं। इसे कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर या सीएसपी। ये टेक्नोलॉजी पीवी से एकदम अलग है। यहां मकसद रोशनी को सीधे बिजली में बदलना नहीं है, बल्कि उसका इस्तेमाल एक बहुत पुराने और जाने पहचाने काम के लिए करना है, पानी उबालना। तो यहाँ का तरीका इनडायरेक्ट है। सोचिए, जैसे हम बचपन में मैग्नीफाइंग ग्लास से सूरज की रोशनी को एक जगह फोकस करके कागज जलाते थे, बस कुछ वैसा ही, लेकिन बहुत बड़े स्केल पर। हजारों शीशों की मदद से सूरज की रोशनी को एक पॉइंट पर फोकस किया जाता है, जिससे जबरदस्त गर्मी पैदा होती है। इस गर्मी से पानी को उबालकर भाप बनाई जाती है और फिर वही भाप एक टरबाइन को घुमाती है और बिजली बनती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी कोयले या न्यूक्लियर पावर प्लांट में होता है। बस यहाँ गर्मी का सोर्स सूरज है। अच्छा, अब इस रोशनी को फोकस करने के भी कई दिलचस्प तरीके हैं। एक है पैराबोलिक ट्रफ। इसमें यू शेप के लंबे लंबे शीशे होते हैं, जो बीच में एक पाइप पर रोशनी फोकस करते हैं। दूसरा है सोलर पावर टावर, जहां हजारों शीशों का एक पूरा मैदान सूरज की रोशनी को एक सेंट्रल टावर के टॉप पर फोकस करता है। और तीसरा है सोलर डिश, जो हमारी सैटेलाइट डिश की तरह दिखता है और सारी रोशनी एक ही पॉइंट पर जमा करता है। ठीक है, तो अब हम दोनों मेन टेक्नोलॉजीज को समझ चुके हैं, पीवी और सीएसपी। तो क्यों ना अब इन दोनों चैंपियंस का एक आमने सामने का मुकाबला किया जाए। देखते हैं कौन कहाँ बाजी मारता है।
तो देखिए, सबसे पहला और बड़ा फर्क तो काम करने के तरीके में ही है। पीवी जैसा हमने देखा डायरेक्ट है, लाइट से सीधी बिजली, वहीं सीएसपी इनडायरेक्ट है, लाइट से गर्मी और फिर गर्मी से बिजली। अब आते हैं स्टोरेज पर, जो बहुत जरूरी है। पीवी के लिए बैटरी चाहिए जो महंगी पड़ती हैं, वहीं सीएसपी के पास एक कमाल का जुगाड़ है। ये पिघले हुए नमक का इस्तेमाल करता है गर्मी स्टोर करने के लिए, जो काफी सस्ता और आसान तरीका है। और आखिर में स्केल का फर्क। पीवी छोटे से छोटा, मतलब छत पर भी लग सकता है, और बड़े से बड़ा भी, लेकिन सीएसपी ये आमतौर पर सिर्फ बहुत बड़े यूटिलिटी स्केल प्रोजेक्ट्स के लिए ही होता है। अब बात करते हैं एफिशिएंसी की। आज जो आम सोलर पैनल्स बाजार में मिलते हैं, वो सूरज की कुल रोशनी का करीब 15 से 22% हिस्सा ही बिजली में बदल पाते हैं। हाँ, सुनने में ये शायद थोड़ा कम लगे। इसका मतलब है कि बाकी की 80% एनर्जी इस्तेमाल नहीं हो पाती। लेकिन ये टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बेहतर हो रही है, और इसमें 1% का सुधार भी बहुत मायने रखता है। मतलब उतनी ही जगह में और ज्यादा बिजली। लेकिन इस 15-22% को देखकर ये मत सोचेगा कि सूरज की पावर कम है। एक टर्म है सोलर कांस्टेंट। ये हमें बताता है कि हमारे वायुमंडल के ठीक बाहर हर 1 स्क्वायर मीटर एरिया पर सूरज से लगभग 1.361 किलोवाट पावर आ रही है। ये बहुत ज्यादा एनर्जी है, इतनी कि अगर हम इसका छोटा सा हिस्सा भी ठीक से इस्तेमाल कर लें तो पूरी दुनिया की बिजली की जरूरतें पूरी हो सकती हैं। तो कुल मिलाकर सोलर पावर के फायदे और नुकसान क्या हैं? सबसे बड़ा फायदा तो जाहिर है, इसका फ्यूल यानी सूरज की रोशनी पूरी तरह फ्री है और कभी खत्म नहीं होगी, और मेंटेनेंस भी बहुत कम है। पर सबसे बड़ी मुश्किल क्या है? ये कि सूरज 24 घंटे नहीं चमकता। मतलब रात में या जब घने बादल हो तो बिजली नहीं बनती। और हाँ, बड़े बड़े सोलर फार्म्स के लिए जमीन भी बहुत चाहिए होती है। चलिए अब थ्योरी से निकलकर रियल वर्ल्ड में आते हैं। आज सोलर पावर सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट नहीं रह गया है, बल्कि ये दुनिया भर में एनर्जी का एक बहुत बड़ा और जरूरी हिस्सा बन चुका है। और जब बात बड़े स्केल पर सोलर पावर की होती है तो इंडिया का नाम दुनिया के लीडर्स में आता है। हमारा नेशनल सोलर मिशन दुनिया के सबसे बड़े और महत्वाकांक्षी प्रोग्राम्स में से एक है। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं, जमीन पर काम भी दिखता है। राजस्थान का भादला सोलर पार्क हो या आंध्र प्रदेश का कुर्नूल सोलर पार्क, ये दुनिया के सबसे बड़े सोलर पार्कों में गिने जाते हैं। और बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। भारत इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी ISA का हेडक्वार्टर भी है। ये 120 से ज्यादा देशों का एक संगठन है जिसकी अगुवाई भारत कर रहा है। मतलब भारत एक तरह से ग्लोबल सोलर रेवोल्यूशन का सेंटर बन गया है। और यह एक बहुत काम की जानकारी है। हम सब उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं। यहाँ पर सोलर पैनल से सबसे ज्यादा बिजली लेने के लिए उनका मुंह हमेशा दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। ये एक छोटी सी बात है, लेकिन इससे पैनल की एफिशिएंसी में बहुत बड़ा फर्क आ जाता है। तो ये तो साफ है कि सोलर एनर्जी क्लीन है और इसका फ्यूल भी फ्री है। तो फिर अगली सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज है रात। जब सूरज नहीं होता तब क्या? यहीं पर अगला बड़ा रेवोल्यूशन आना बाकी है, और वो है एनर्जी स्टोरेज में। सोच कर देखिए, ऐसी टेक्नोलॉजी जो दिन की एक्स्ट्रा सोलर एनर्जी को रात के लिए स्टोर कर सके। जिस दिन हम इस स्टोरेज वाली पहेली को बड़े स्केल पर सुलझा लेंगे, उस दिन सूरज सही मायनों में हमारा 24/7 पावर सोर्स बन जाएगा।